मेरे इस चैनल के सभी दर्शक श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का काल जो 90 वर्ष का अभी लिया है। 1924-25 में हम पहुंचे थे जब लखनऊ का वो बड़ा अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में एंट्री, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस वालों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, परंतु उसके कारण से ये बोलने से स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस कारण से बहुत सारे क्रांतिकारी आकर्षित होकर के उस सम्मेलन में पहुंचे थे, वरना उन क्रांतिकारियों का कांग्रेस के सम्मेलनों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को किस तरह से स्टेशन से ये लोग नरम दल वाले चाहते थे घेरा डाल के सीधा ले जाना, लेकिन ये कैसे पूरे शहर के बीच में से जुलूस बनाकर, कैसे प्रोसेशन के अंदर उनको किस प्रकार से सजा करके नारों के साथ, पूरी गूंज के साथ उनको लेके गए। कल हम पहुंचे थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो उस लखनऊ अधिवेशन में भी हीरो थे। घोड़े हटाकर, गाड़ी से घोड़ा गाड़ी, घोड़े हटा करके राम प्रसाद बिस्मिल खुद खींच रहे थे इस घोड़ा गाड़ी को। चंद्रशेखर भी साथ थे। कल हम पहुंचे थे वो सारा 25 मिनट का काकोरी कांड, काकोरी का वो इन लोगों के द्वारा बड़ा वीरतापूर्ण, शौर्यपूर्ण, बहुत बड़ा एक कारनामा। अंग्रेज हिल गए कि ये कैसे हो सकता है, हमारे खजाने पर अब नज़र आ गई है। पर इनकी अब कोशिश थी कि धन संग्रह करेंगे तो शस्त्र संग्रह होगा और शस्त्र के द्वारा ही हम अंग्रेजों को भगा सकेंगे। अरे मुट्ठी भर तो है, हम कुछ लोग भी निकल गए तो इन सबको हम पूरी तरह से परास्त करेंगे, पछाड़ देंगे, कुचल देंगे, भगा देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, ऐसा कुछ विचार लेकर के चलने वाले। अरे हम करोड़ों और ये मुट्ठी भर आकर के हम पर राज कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, गुलामी की पाशविक जीवन जीने पर हम मजबूर हुए हैं। छी, हम इनसे शासन छीनेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा छल बल से, कपट से और कई तरीके अपना करके हमारी जगह जगहों पर कई राज्यों का शासन इन्होंने छीना है। कहीं कहीं राज्यों के साथ वो सीधा पहले संबंध बनाते थे, दोस्ती करते थे और आहिस्ता आहिस्ता उस राजा के और उस राज्य की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उसको हड़प कर लेते थे। कल हम पहुंचे थे किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, किस तरीके से बनवारी लाल की गद्दारी के कारण राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में प्रातः 4 बजे कैसे वो पकड़ा गया और कैसे उसकी जेब में एक लेटर था, उस लेटर के द्वारा कितने नाम उनके हाथ में आ गए और कैसे कैसे सारा मैंने डिटेल में कल ये विषय रखा था। और पहुंचे थे हम, इनको लखनऊ जेल में रखा गया और 40 लोग जो पकड़े गए, 15 को मुक्त कर दिया गया। 25 लोग ये थे जिनको अलग अलग सजाएं हुई थी। कल मैंने कुछ इसके बारे में डिटेल में रखा था। अब ये जो क्रांतिकारी जो काकोरी के थे, जो सब भागे हुए थे, दौड़े हुए थे और अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए हुए थे, पकड़ में नहीं थे, अंडरग्राउंड थे, सब काम करते हुए बच भी रहे थे। लेकिन अब केस चलना है, लोग कुछ अब लखनऊ जेल में भी आ गए हैं, अब केस करना है तो वकील चाहिए। जगत नारायण मुल्ला नाम का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वकील किया गया, लेकिन उसकी गद्दारी क्या हुई, कैसे वो बिका, कैसे वो बहक गया, कैसे वो अंग्रेज़ों के लालच में, पदवी में, पैसे में आ गया, उस दुष्ट के कारण इनका केस थोड़ी देर के लिए, बहुत बड़े वकील थे, नामी वकील थे, जाने माने वकील थे, और लगता था कि इन क्रांतिकारियों को शायद कुछ एक को फांसी से बचा सकेंगे।
लेकिन लेकिन वो तो इस केस से निकल गए। अंग्रेजों ने उसको अपनी पाले में लेकर के, कैट में लेकर के वहाँ से तो वो मुक्त हो गए। अब इनके सामने ये था कि अब केस लड़ने के लिए कौन कौन तैयार हो। इस केस को लड़ने के लिए फिर जो लोग आगे आए वो थे गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त और मोहनलाल सक्सेना। ये तीन बहुत वकील, बड़े वकील थे और तीन इनके साथ सहयोगी वकील किए गए। और एक बहुत बड़े बैरिस्टर BK चौधरी, उनको लिया गया। और इस प्रकार से सब लोग लखनऊ जेल में थे। जेलर के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। जेल का जो जेलर था उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता बची होगी, अंग्रेजों की नौकरी तो कर रहा था लेकिन इन लोगों के प्रति बड़ा सिंपैथेटिक था, सहानुभूतिपूर्ण उसका रवैया था, काइंड था। और इसका फायदा उठा करके रामप्रसाद बिस्मिल के बाकी साथियों ने ये चाहा, ये भाव प्रकट किया कि रामप्रसाद बिस्मिल को यहाँ से जेलर से मिलकर के किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। बाहर निकल के रामप्रसाद बिस्मिल और संगठन खड़ा कर लेगा और क्रांतिकारी खड़ा कर लेगा और देश की आज़ादी के काम को और गति मिलेगी। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा, भाई ये अच्छे जेलर को हमारे कारण बाद में बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बाकी क्रांतिकारी जो बचे होंगे जेल के अंदर, मैं तो भाग जाऊंगा, उनके साथ बहुत सख्ती होगी। अभी तो कम से कम जेलर अच्छा है तो हमें हमारा समय ठीक निकल रहा है। और फिर जेलर भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो बचा नहीं पाएगा और सब लोगों का जीवन यहाँ बहुत कष्टकारक हो जाएगा। बिना मतलब के हम ये पंगा क्यों लें? तो इस विचार को, इस योजना को त्याग दिया गया। अब इस बात जब सेशन जज के सामने ये केस आया, सेशन जज के सामने जब ये केस आया तो उसने रामप्रसाद बिस्मिल के विचार सुने। उसने कहा, देखो इस केस का रिजल्ट हमें पता है, आखिर में क्या होना है वो हमें पता है, पर हमारा बलिदान नए क्रांतिकारियों को प्रेरित करेगा, नया खून उभरेगा, सामने आएगा और एक के बजाय अनेक क्रांतिकारी खड़े होंगे और अंग्रेजों को यहां से मार मार के भगा देंगे। सेशन जज के सामने पहली भेंट थी और पहला ही इसका ये संबोधन था। मुकदमा 18 महीने चला और मुकदमे का मतलब ही था फांसी। अब किस किस को फांसी हुई? रामप्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। लेकिन आश्चर्य बात था कि रोशन सिंह इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे कृत्य में, इस पूरे एपिसोड में कहीं भी नहीं था। वो इसमें भागीदारी नहीं था। वैसे क्रांतिकारी था, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, सब लोग एक से एक बढ़ करके थे। लेकिन इस सारी योजना में, इस काकोरी कांड के केस में जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें रोशन सिंह कहीं नहीं था। और रोशन सिंह निर्दोष होते हुए भी जब उसने ये सजा सुनी अपनी फांसी की और वो कहने लगा कि भाई मैं तो धन्य हो गया बिना दोष के, लेकिन जो फांसी मिल रही है वो तो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए मिल रही है ना, कोई बात नहीं, कुछ करके कर तो रहा था पर ये मैंने नहीं किया था। पर अब अंग्रेजों की सुनाई हुई फांसी की सजा को भला कौन चैलेंज करे? सहर्ष स्वीकार किया, मस्ती से झूमने लगा। रोशन सिंह ने ये कह करके सबको चौंका दिया कि अरे रामप्रसाद बिस्मिल के साथ, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ एक ही दिन हम लोग
फांसी लगेंगे। तो बाकियों को तो पता था कि ये होना है और हमने किया है तो होगा, कोई बात नहीं, हो जाने दो। लेकिन रोशन सिंह का 18 माह मुकदमा चलने के बाद जो फैसला आया वो आश्चर्यचकित था रोशन सिंह के लिए। अब इसमें आगे क्या हुआ? 25 लोग थे। शचिंद्र नाथ को आजन्म, शचिंद्र नाथ सान्याल को, जिसने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नाम की संस्था की नींव रखी थी, उसको आजन्म काला पानी की सजा हुई। 13 व्यक्तियों को अलग अलग जेलों में अनिश्चित काल के लिए कारावास में रखने का निर्देश किया गया। इनको कब छोड़ना है इनका बाद में विचार करेंगे, फिलहाल तो वो जेल में ही रहेंगे। शचिंद्र नाथ को काला पानी की और 13 लोगों को इस प्रकार का। अब इसमें मुखबिर थे बनवारी लाल और इंदु भूषण गुप्त। इन दो की मुखबिरी के कारण ये 40 लोग और 40 लोगों की लिस्ट जो उसकी जेब से भी मिली थी, पर उनको पकड़वाने में इन 2 लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। क्रांतिकारियों के साथ भी रहते थे, लेकिन कब क्या हो जाएगा इंसान का नहीं पता चलता। इन 2 गद्दारों के कारण, 2 मुखबिरों के कारण, बनारसी लाल और इंदु भूषण गुप्त के कारण चंद्रशेखर, बाकियों को तो जो हुआ सो हुआ, चंद्रशेखर आजाद कभी पकड़े नहीं गए और शचिंद्र नाथ बख्शी को भी आजन्म काला पानी की सजा हुई। सान्याल को भी और बख्शी को भी, दोनों को ही काला पानी की सजा। रोशन सिंह ने तो जेल उसका सेशन जज का धन्यवाद किया। सब लोग गले मिले आपस में। इन सबको लखनऊ जेल में रखा गया, लखनऊ में नहीं रखा गया, अलग अलग भेज दिया गया। फांसी की जो 3 लोगों को ये सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाने के बाद बिस्मिल को गोरखपुर रखा गया, रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज में रखा गया और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को गोंडा में रखा गया। इन तीनों को अलग अलग रखा गया। एक विलक्षण कार्य रामप्रसाद बिस्मिल ने इन दिनों किया। फांसी की सजा हो चुकी है। 19 अगस्त तय हो चुका है। 19 अगस्त 1926 तय हो चुका है फांसी के लिए। और इस बीच में उन्होंने 3 किश्तों में अपनी जीवनी आत्मकथा लिखकर किसी तरीके से बाहर भिजवाई। उस जीवनी ने बाहर आकर के बड़ी मात्रा में वो छपी और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत केंद्र बन गई। वो दिन आ गया, लेकिन एक दिन पहले माताजी पिताजी भेंट के लिए आते हैं। इस बीच में शिवराम वर्मा, वो क्रांतिकारी था, वारंट थे, लेकिन वो बिस्मिल को मिलना चाहता था। माता पिता को तो अलाउड था और वो माता के पास गया, बिस्मिल की माता के पास, कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप किसी तरीके से मुझे साथ ले चलिए ना। वेश बदला उसका। उसने कहा मैं अपनी बहन का बेटा कहूँगी और तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, चलो हमारे साथ। माँ और शिवराम ये दोनों तो पहले मिले। मां की आंखों में आंसू नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल की आंखों में आंसू देखकर मां ने कहा, अबे ओ वीर पुरुष, ये तो क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि तेरे रोने से मैं रो पड़ूंगी? मैंने इसके लिए तुम्हें जन्म नहीं दिया था। मैं तो इस दिन के लिए मैं धन्य हो गई कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा सुपुत्र, भारत माँ, बड़ी माँ
की सेवार्थ काम आ रहा है। और ये रोने का छोड़ो तमाशा खेल, ये कमजोरी अच्छी नहीं है। पर उसने कहा नहीं माँ, मैं डर से नहीं, फांसी के कारण नहीं, मैं चला जाऊंगा संसार से नहीं, आपको देखकर आखिर माँ हो, आपकी बहुत बड़ी देन है मेरे ऊपर, आपके कारण मैं संसार में आया। और मुझे ये समझ लो कि अग्नि हो पास में और जल रही हो और घी निकट आते ही पिघल जाए, आप साक्षात अग्नि हो, मैंने सारी ऊर्जा आपसे ली है, सारे संस्कार मेरे आपसे हैं, आप निकट आए तो मैं पिघल गया, घी हूं ना आपका। खैर, शिवराम वर्मा को राम प्रसाद बिस्मिल ने इशारा करते हुए इतने कहा कि भाई इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को गति के साथ आगे बढ़ाओ, हम तो चले लेकिन अब ये काम रुकना नहीं चाहिए और गति से बढ़ना चाहिए। शिवराम वर्मा का भी आने का पर्पस पूरा हो गया। और फिर बाद में पिताजी आए। पिताजी साथ में इसलिए नहीं आए कि वो माँ बेटे के दोनों के आपस के कुछ उद्गार अगर वो प्रकट कर सकते होंगे तो उनको करने दिए जाए। जब पिताजी आए तो पिताजी की आंखों में आंसू थे, माताजी की आंखों में आंसू नहीं थे। आश्चर्य, पिताजी की आंखों में आंसू थे कि बेटे मैंने तो मान लिया था कि मेरा बेटा अब कब से है नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। और एक बड़ी अच्छी बात बोली पिता ने कि बिस्मिल राम प्रसाद, कौन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। राम प्रसाद बिस्मिल के लिए ये विचार अमर वाक्य थे। पीछे से आवाज आ गई कि भेंट का समय समाप्त हो रहा है। 19 अगस्त प्रातः काल कोठरी से राम प्रसाद बिस्मिल को 19 अगस्त प्रातः काल कोठरी से निकाला गया। वहां से निकालकर फांसी के तख्ते के सामने खड़ा किया गया। इसने मंत्रोच्चारण करके वंदे मातरम का घोष करते हुए, भारत मां की जय का घोष करते हुए कुछ शब्द जो बोले वो ये थे कि मैं अंग्रेजी शासन का विनाश चाहता हूं और उसी के लिए मैं जा रहा हूं। मैं फिर आऊंगा और यही काम करूंगा जब तक इनका पूरी तरह से विनाश हो नहीं जाता। और आकाश की तरफ देखते हुए जो राम प्रसाद बिस्मिल ने आखिरी शब्द बोले, वो देखिए जरा क्या थे वो शब्द। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक के तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। ये कहते हुए, ये बोलते हुए फांसी का फंदा गले में डालकर वंदे मातरम का घोष लगाते हुए जल्लाद ने लिवर दबाया और ये महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल उस तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोकर
एक उस यात्रा के लिए निकल पड़ा और भगवान की गोद में चला गया, और ये बताने के लिए कि प्रभु मैं तो अपना काम कर आया, तेरी कृपा से, तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से मैं ये पवित्र कार्य कर सका और जल्दी आऊँगा, ये सोचकर उस समय के लोगों को देश विदेश में जो थोड़ा सा विचार रखते थे, जिनको पीड़ा थी, जिनको दर्द था, जिनको भारत माँ की परतंत्रता की बेड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थीं, दुख और कष्ट का, पीड़ा का कारण लगती थीं, और उन बेड़ियों को काटना चाहते थे। कुछ लोग प्रत्यक्ष फ्रंट लाइन में, कुछ लोग सेकंड लाइन में, कुछ लोग अच्छे विचारों से भी। ऐसे उन सब लोगों के लिए राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान, इनकी फांसी, इनकी शहादत, वो अमर हो गए, और उनकी जीवनी आत्मकथा उपलब्ध है आज, जो 3 भागों में लिख करके उन्होंने भेजी थी किसी तरीके से, और वो उस समय के क्रांतिकारियों के लिए, देशभक्तों के लिए वो एक पवित्र ग्रंथ का काम किया उसने। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल का ही आज का एपिसोड मैंने लेकर के उनकी ही फांसी का जिक्र किया है। इस सारे के अंदर 10-11 लोग जो शामिल थे, उन सबको एक एक करके मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। ऐसे ही जब वो राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को भी 19 अगस्त को ही अपनी अपनी जेलों में सुबह 4 बजे प्रातः उनकी काल कोठरियों से निकाल करके वैसी ही फांसी दी गई, लेकिन वो हम जब उनकी जीवनी के बारे में विचार करेंगे तो हम उस अंतिम दृश्य को भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। मेरा ये प्रयास कि वो क्रांतिकारी, वो भारत माँ के सपूत, वो नीम के पत्थर जो इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो गए, लेकिन स्वतंत्र भारत में इतिहास के अंदर कहीं उनको स्थान नहीं मिला। वो स्थान दिलाने का काम मेरी कोशिश है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।